हाँ, आज मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, मैकेनिक्स। देखिए ना, मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए ना, मैकेनिक्स डिफाइन करने के पहले इन सब चीज़ों को मैं बता देता हूँ कि मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो मोशन में पढ़ेंगे ना उसे कहते हैं मोशन पैरामीटर्स। मोशन पैरामीटर्स। तो मोशन में क्या क्या हम पढ़ेंगे देखें तो जैसे कोई पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, सर्टेन स्पीड होगा, सर्टेन वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो यही सब चीज़ हम निकालेंगे मीन्स पढ़ेंगे। तो देखिए ना, क्या क्या मोशन पैरामीटर्स में होगा। एक तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, और चौथा आ जाएगा वेलोसिटी, ये पांचवा आ जाएगा एक्सेलरेशन, और ये छठा सिक्स्थ आ जाएगा आपका ये जर्क। लेकिन बारी बारी से इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, मतलब सब निकालेंगे। यानी क्या करेंगे इसमें कि पार्टिकल सर्टेन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सर्टेन टाइम में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने क्या उसका सर्टेन टाइम पे स्पीड था, क्या वेलोसिटी था, क्या एक्सीलरेशन था, क्या जर्क था। वो जितने भी टर्म्स आप देख रहे हैं ना, वन बाय वन करके हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए मैकेनिक्स हम करेंगे क्या कि किसी पार्टिकल का यही सब चीज़ हम निकालेंगे, और इन सब चीज़ों को हम कहते हैं मोशन पैरामीटर्स कहा जाता है। अब देखिए ना, अब करेंगे क्या इसमें, इस सब को स्टडी करने से पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट कहिए या पार्टिकल कहिए, एक ही चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट जिसका ये सब स्टडी कीजिएगा ना, जिसका स्टडी कहने का मतलब कि जिसका ये सब निकालिएगा, वही का जैसे पार्टिकल का हम निकालते हैं कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना स्पीड हुआ, कितना वेलोसिटी हुआ, कितना एक्सीलरेशन था। तो किसी पार्टिकल का या किसी ऑब्जेक्ट का जिसका एक स्टडी करेंगे ना, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो किसी जैसे हम कहते हैं ना, किसी पार्टिकल को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका यही चीज़ हम निकाल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या डिफिनेशन कहेंगे, क्या बोलिएगा, विच इज टू बी स्टडीड। जिसका स्टडी कीजिएगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या, एक पार्टिकल भी हो सकता है, एक चीटी भी हो सकता है, एक टू व्हीलर भी हो सकता है, एक फोर व्हीलर भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट आपको लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। फिर देखिए ना, अब आएगा ऑब्जर्वर। लेकिन ऑब्जर्वर हम उससे बोलेंगे ना जो इन सब चीज़ों को निकालेगा, मतलब जो स्टडी करेगा। तो जो स्टडी करेगा ना वही कहलाएगा ऑब्जर्वर। जैसे टू व्हीलर या फोर व्हीलर में देखे हैं, जो बताता है गाड़ी कितनी चली है, वो वाला कहलाता है आपका ओडोमीटर कहलाता है। फिर देखे हैं कि गाड़ी क्या बताता है, गाड़ी की कितना स्पीड है, तो उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर या ओडोमीटर क्या बताया कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बताया। स्पीडोमीटर क्या बताया, क्या उसका स्पीड है। तो जो स्टडी करेगा ना पार्टिकल का, मतलब पार्टिकल का जो इन सब चीज़ों को निकालेगा, ऑब्जेक्ट का इन सब चीज़ों को निकालेगा, वो कहलाएगा ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, स्टडी करने वाला आदमी भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीटर वो भी हो सकता है। तो देखिए ना, ऑब्जर्वर क्या कहेंगे, हु स्टडीज द ऑब्जेक्ट्स, बोलिए, ठीक है। और देखिए ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर दोनों लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। तो बोथ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो दोनों आपका लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ना, अब हम आते हैं कि मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं। तो मैकेनिक्स का डिफिनीशन क्या होगा कि मैकेनिक्स में क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी मतलब डिस्टेंस निकालते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सीलरेशन निकालते हैं, जेट निकालते हैं।
ठीक है, तो मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप? मैकेनिक्स को डिफाइन करेंगे आप कि इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी करते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को निकालते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बोलिए, मतलब मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे, जैक निकालेंगे। इतना ठीक है। अब देखिए मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक कहलाएगा काइनेमेटिक्स, दूसरा कहलाएगा डायनेमिक्स कहलाएगा। तो चलिए इसको हम बांटते हैं दो भाग में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हाँ चलिए, अब मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटते हैं। मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटिए। एक पार्ट कहलाता है काइनेमेटिक्स और दूसरे पार्ट कहलाता है डायनेमिक्स। ठीक है, अब आप देख लीजिए, एक पार्ट कहलाया काइनेमेटिक्स, दूसरा पार्ट कहला डायनेमिक्स। यानी यहाँ भी मोशन का स्टडी होगा, यहाँ भी मोशन का स्टडी होगा, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपको होगा, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो देखिए अब और दोनों को हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पर काइनेमेटिक्स में क्या होगा कि मोशन का स्टडी हम करेंगे, लेकिन मोशन के कारण पे हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे। जैसे मोशन का कारण क्या होता है? फोर्स। यदि ट्रांसलेशन मोशन की बात है तब, रोटेशनल मोशन की बात है तब मोशन का कारण होता है टॉर्क, जो कि बाद में आपको डिफाइन करेंगे। तो देखिए ना, काइनेमेटिक्स से मोशन का स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन के कारण पे हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे। लेकिन डायनेमिक्स से मोशन का देखिए ना, डायनेमिक्स से ही मोशन का स्टडी होगा, मतलब लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, मोशन के कारण पे कंसंट्रेट करेंगे। अब मोशन का कारण क्या होता है? फोर्स। यानी जैसे ही फोर्स स्टार्ट करेंगे ना, वो डायनेमिक्स में चला जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, वो आपका डायनेमिक्स का पार्ट आता है। और काइनेमेटिक्स में कौन कौन आएगा? मोशन इन वन डायमेंशन, वर्टिकल मोशन, ग्रेविटी, मोशन इन टू डायमेंशन, जैसे कि देखिए ना प्रोजेक्टाइल, ये आपका हो जाएगा काइनेमेटिक्स में। तो देखिए इन काइनेमेटिक्स we study the motion of objects, we study the motion of objects. In kinematics we study the motion of objects without considering the cause of motion। मतलब यहाँ पर जो आपका काइनेमेटिक्स में स्टडी हम करेंगे ना मोशन का, वो ऑब्जेक्ट का मोशन के कारण पे हम विचार नहीं करेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए ना, और डायनेमिक्स में क्या होगा? इन डायनेमिक्स we study the motion of objects by considering the cause of motion। कॉज मतलब कारण होता है, समझ गए? कॉज मतलब कारण। देखिए ना, तो काइनेमेटिक्स में क्या करेंगे? मोशन का स्टडी करेंगे, मीन्स मोशन का स्टडी करेंगे। जैसे क्या निकाले थे मोशन का स्टडी में? तो क्या था? डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, पार्टिकल का स्पीड था, वेलोसिटी था, एक्सीलरेशन था। तो काइनेमेटिक्स से मोशन का स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन का कारण क्या है उस पर हम विचार नहीं करेंगे, उस पर फोकस हम नहीं करेंगे।
डायनेमिक्स में क्या होगा, यहाँ इमोशन का स्टडी होगा, लेकिन मोशन के कारण पे हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। मोशन के कारण क्या होता है, मोशन के कारण तो आपका फोर्स होता है, यानी फोर्स जैसे ही फोर्स की चर्चा करना शुरू कर देंगे ना, वो आपका चला जाएगा डायनेमिक्स में, जैसे न्यूटन्स लॉ हुआ, फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ना, अभी जो हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो काइनेमेटिक्स में देखिए ना, काइनेमेटिक्स को पार्ट में बांटेंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो 1 और 2 डायमेंशन सिलेबस में है, 3 डायमेंशन से कुछ क्वेश्चन रहता है, लेकिन 3 डायमेंशन कोई डिटेल में पढ़ना होना नहीं है। तो चलिए अब आते हैं अब देखिए ना, काइनेमेटिक्स को 2 भाग में बांटेंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन भी करेंगे क्वेश्चन, लेकिन 3 डायमेंशन डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो चलिए अब हम पहले डिफाइन करते हैं 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, यानी कि पहले सबसे पहले हम डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। तो चलिए, तो आप आइए डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। ये आपका डिस्टेंस है। हाँ देखिए ना, कोई पार्टिकल जैसे देखिए यहाँ से जा कर के पार्टिकल ए से जा कर के बी पर गया है, पहले कोई पार्टिकल ए पर था, अब पहुँच गया बी पर, तो ए से बी पर गया है। तो ए से बी पर जब गया है ना, तो जो पाथ की जो लेंथ होगा ना, वही आपको डिस्टेंस कवर देगा। जैसे यहाँ इस पर धागा रख दीजिएगा ना, तो पाथ को जो लंबाई देगा वही डिस्टेंस कवर देगा। तो देखिए यहाँ पर कोई पार्टिकल ए से बी पर गया है, तो इस पाथ का जो लेंथ होगा ना, वही आपको दे देगा डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस का क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ मेड बाय ए मूविंग पार्टिकल, मेड बाय ए मूविंग पार्टिकल। मतलब मूविंग पार्टिकल, यदि कोई पार्टिकल चलेगा तो पाथ बनेगा, तो पाथ का जो लेंथ होगा ना, वही आपको दे देगा डिस्टेंस कवर्ड। तो इट इज द लेंथ ऑफ पाथ मेड बाय ए मूविंग पार्टिकल। बोलिए, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ मेड बाय ए मूविंग पार्टिकल। क्लियर, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ मेड बाय ए मूविंग पार्टिकल। चलिए फिर देखिए ना, ए आपका स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और देखिए लेंथ कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। चलिए फिर देखिए, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, इसका एसआई यूनिट आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इतना ठीक है। अब देखिए, तो कोई पार्टिकल, देखिए यहाँ से यदि कोई पार्टिकल मोशन में है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, उसके द्वारा डिस्टेंस कवर तो बढ़ते जाएगा। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन दे देगा कि देखिए ना 4 या 5 ग्राफ दे देगा, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। जैसे आप देख लीजिए, देखिए तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन दे देगा कि देखिए तो ए ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, फिर दूसरा ग्राफ आपको दे देगा कि देखिए तो ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं। ये टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है। बोलिए, ठीक है। फिर देखिए ना, यहाँ पे आपको दे देगा ऐसे ही, ए वाला दे देगा, ये आपका डिस्टेंस, ये टाइम, ये टाइम, ये आपका डिस्टेंस, ठीक है। फिर आपको ग्राफ, चौथा ग्राफ दे देगा, ये पहला, दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा। देखिए ना, ये आपको दे देगा, जैसे कि फोर्थ ग्राफ आपको दे देगा ए टी, और ये आपका डिस्टेंस है ये, देखिए ना, ए ग्राफ आपको दे देगा। देखिए 1 बाई 1 आप एनालिसिस कीजिए कि देखिए यदि हम इस ग्राफ की यदि हम बात करें, पहले इस ग्राफ की बात देखें। देखिए तो ये जो ग्राफ है ना, उसमें टाइम एक्सिस से नीचे डिस्टेंस, आपका टाइम एक्सिस से नीचे डिस्टेंस गया है। ये तो ग्राफ बता रहा है कि डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि जो भी टाइम एक्सिस से नीचे वाला होगा ना, तो ये आपका नेगेटिव होगा। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस आपका नेगेटिव बता रहा है, मीन्स ये वाला ग्राफ नहीं होगा।
क्यों वाला ग्राफ नहीं होगा? क्योंकि देखिए ना, ग्राफ आपका टाइम एक्सिस से नीचे गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो क्यों नहीं होगा? बिकॉज डिस्टेंस इज नेगेटिव। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव है। देखिए तो यहाँ तो है कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो टाइम बता रहा है ना, ये ओरिजिन हुआ, इधर वाला टाइम पॉजिटिव, इधर वाला टाइम नेगेटिव, और टाइम इंटरवल कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि -2 घंटे में कोई पार्टिकल इतना गया है, -5 सेकंड में कोई पार्टिकल इतना गया है। टाइम इंटरवल कभी आपका नेगेटिव नहीं होता। तो ये तो बता रहा है कि टाइम इंटरवल आपका नेगेटिव है, यानी ये वाला भी ग्राफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज टाइम इंटरवल इज नेगेटिव हियर, जो कि हम क्या जानते हैं कि टाइम इंटरवल कभी नेगेटिव नहीं होता। अब ये देखिए ना, यहाँ पे क्या है, कोई पार्टिकल, देखिए कोई पार्टिकल यदि मोशन में है तो समय के साथ वो डिस्टेंस उसका बढ़ता ही जाएगा। तो ये वाला देखिए ना, ग्राफ क्या बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ यानी टाइम, इस टाइम में देखिए तो डिस्टेंस का वैल्यू घटने लगा। अब आप सोच लीजिए कि कोई पार्टिकल मोशन में रहेगा तो डिस्टेंस का वर्ड कैसे घटेगा? कभी नहीं घट सकता है। तो ये वाला भी ग्राफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ is always increasing, याद रखिएगा इसको, ठीक, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। देखिए कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक से इसको लिख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा, देख रहे हैं जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस तो बढ़ा, लेकिन इस इंटरवल में घटा। तो इसी के चलते ग्राफ में हम नहीं लेंगे इसको। ये वाला सही है, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे क्या है, टाइम इंटरवल पॉजिटिव, AC पॉजिटिव, और समय के साथ आपको ग्राफ डिस्टेंस का वर्ड आपका इंक्रीजिंग है। देख रहे हैं, टाइम पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव, और समय के साथ बढ़ रहा है, इससे ये ग्राफ आपका होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज, हाँ लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखना है, लिख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट अब क्या होता है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। चलिए तो आइए, डिस्प्लेसमेंट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखिए ना, अब कोई पार्टिकल पहले यहाँ था और घूम करके यहाँ से यहाँ आ गया, तो A से B पर गया। देखिए ना, A से B पर आपका ऐसे भी जा सकता है, और A से B पर आपका ऐसे भी जा सकता है। तो ए वाला जो रास्ता होगा ना A से B पर जाने का, वो एकदम शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसके अलावा भी जो भी रास्ता लीजिएगा ना, ऐसे लीजिए या ऐसे लीजिए, जो आपको लेना है, इसके अलावा भी जो भी रास्ता होगा ना, वो आपका डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो पाथ का जो लेंथ देगा ना, स्ट्रेट लाइन वाला मीन्स शॉर्टेज डिस्टेंस, A से B का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ना, वही A to B आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन कीजिएगा? इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। पार्टिकल पहले कहाँ था? यहाँ था, इनिशियल पोजीशन, फिर पार्टिकल कहाँ गया? यहाँ गया। ठीक है, तो क्या डिफाइन करेंगे? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट distance between initial and final position। इनिशियल फाइनल पोजिशंस के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होगा ना, यही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा? डायरेक्शन
ए से लेकर के बी तक, यानी फाइनल क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जबकि स्केलर क्या था, जबकि डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, और स्केलर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब क्या वेक्टर क्वांटिटी, फिर देखिए यहाँ से एंड इट इज डायरेक्टेड, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। बोलिए, इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होगा, इतना ठीक है। अब देखिए ना, अब पार्टिकल मान लीजिए, देखिए ना पार्टिकल यहाँ से चल करके फिर यदि यहीं आ जाएगा, पार्टिकल यदि यहाँ से, देखिए जैसे पार्टिकल यहाँ से चला फिर घूम के आ गया यहीं, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन भी यही, इनिशियल पोजीशन भी यही, और फाइनल पोजीशन भी आपका ही आ जाएगा, और इनिशियल फाइनल दोनों सेम हो जाएगा ना, तब तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। तो देखिए ना, इफ ए पार्टिकल returns to its starting point, if a particle returns to a starting point, then displacement is zero, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन किधर, इनिशियल टू फाइनल। जैसे यहाँ से आप रांची जाते हैं तो इनिशियल पोजीशन पटना हुआ और फाइनल पोजीशन रांची, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन चले जाइए रोड, यानी यहाँ से रांची रोड मिला दीजिए, तो ये जो आपको डायरेक्शन देगा ना, और ये देगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा, मीन्स पटना टू रांची। और जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है, तो यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो आपको होगा ना यहाँ से रांची का, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। या बाई एयर जाते हैं, एयर मीन्स एरोप्लेन, तो एरोप्लेन तो सीधे जाता है ना, तो एरोप्लेन जब सीधे जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड देगा ना, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, बशर्ते के बीच में कहीं वो नहीं अपना रास्ता डाइवर्ट किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो अब एक चीज आप देखिए कि इस पाथ का जो लेंथ है ना, इस पाथ का लेंथ इससे तो बड़ा ही होगा। मेरा कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड देगा ना, डिस्टेंस के बराबर या उससे छोटा। देखिए अब देखिए, डिस्टेंस के बराबर कम होगा, कब होगा, जैसे देखिए ना, कोई पार्टिकल ए से बी गया, और ए से बी यदि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, तो ए से बी यदि स्ट्रेट लाइन जा रहा है और पार्टिकल मुड़ा नहीं है, तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपका सेम देगा। तो इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इफ ए पार्टिकल moves along a straight line, if a particle moves along a straight line, if a particle moves along a straight line and it does not return, then तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा, तब तो डिस्प्लेसमेंट जो आपको आ जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ए डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर इक्वालिटी साइन कब होल्ड करेगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा और पार्टिकल लौटे नहीं, क्योंकि पार्टिकल जब लौट जाएगा तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग लगाएगा। मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तभी जाएगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करे, और पार्टिकल ऐसा नहीं कि यहाँ से लौट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ठीक है, इसको नोट कीजिए। और फिर देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट आ जाएगा मीटर। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए देखिए एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। पहले पार्टिकल आपका ए पर था और ये बी पर जाता है। ये एंगल आपका 90 मीन्स सर्कमफेरेंस का 1/4 है। पार्टिकल ए से बी पर जाता है तो आपको डिस्टेंस का वर्ड निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए इन फिगर्स ऑन a particle goes from A to B along a circular path of radius r. Find distance and displacement. Find distance and displacement. चलिए देखिए तो यहाँ पर ए से बी पर जाएगा तो पाथ है ही बनाना, तो इसका लेंथ निकाल दीजिए और इसका लेंथ कितना है ये देखिए ना, पूरा लेंथ पेरीमीटर 2πr, तो उसका 1/4 है तो 2πr/4। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ पेरीमीटर। वन का पूरा पेरीमीटर कितना 2πr का 1/4। तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2πr/2 दैट इज πr। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते थे याद है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिलाते थे। ठीक है। तो यही लाइन का जो लेंथ देगा वही ना डिस्प्लेसमेंट देगा। अब देखिए ना, ये आपको देखिए ये आपका आर है, ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए ना, a² + c² इक्वल्स b²। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा देखिए तो डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यानी ए बी और पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो a² + c² इक्वल्स c²। तो कितना आ जाएगा √r² + r², यानी कितना √2r। बोलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब यदि इसमें आपको निकालने का है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए। चलिए अब देखिए तो यहाँ पर ये भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पार्टिकल आपका देखिए ना, यहाँ पर पार्टिकल ए था, ए से बी पर गया है, ए आपका सेंटर है और यहाँ भी रेडियस आपका आर है। तो इन फिगर्स ऑन देखिए इन फिगर में एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ए से बी पर जाता है, बी पॉइंट है ना, एक का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, मतलब ये डायमीटर हो गया। इन फिगर्स ऑन a particle goes from A to B along a circular path find distance and displacement। बोलिए देखिए ए से बी पर जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये वाला पाथ की लंबाई, ये तो पेरीमीटर का हाफ ना, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा डिस्टेंस कितना हाफ ऑफ 2πr ना, यानी कितना πr। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसी इसका लेंथ ना ए से बी का शॉर्टेड डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r और डायरेक्शन किधर ए से बी की तरफ, यानी ए वाला डायरेक्शन क्या होगा, यानी ए ही दे देगा आपको, क्या देगा डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन एक किधर से किधर फ्रॉम ए टू बी, तो ये फ्रॉम ए टू बी। बोलिए ठीक है।
अब चलिए इसको जरा सा नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ चलिए देखिए तो देखिए यहाँ भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ के लॉन्ग जा रहा है और पार्टिकल ए से आपका बी पर गया है और ये एंगल आपका है 120 डिग्री। तो एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस है r। तो पार्टिकल ए से बी पर जाता है ना, तो आपका ये डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट ये वाला निकालना है ए बी। तो इन फिगर्स ऑन a particle goes from A to B along a circular path of radius r, ठीक है। तो आपको निकालना है ए से बी पर गया है ना, तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ तो देखिए ना यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, डिस्टेंस आपको निकालना है तो देखिए तो डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, डिस्टेंस यानी आर्क ए वाला, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर्क ए बी, आर्क ए बी ना। अब आर्क ए बी कैसे निकालिएगा, देखिए ये टोटल एंगल आपका, देखिए टोटल एंगल 360 है, देख लीजिए यहां से ए 120 है ना, ए टोटल आपका 360 होता है ए वाला, यानी पूरा ये एंगल कितना बनाता है सेंटर पर 360। यहाँ जो आर्क है ना 120 बना रहा है, कितना तो 120 कितना होगा 360 का 1/3 है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, जब एंगल 360 का 1/3 है तो ये भी आपका 1/3 आ जाएगा, तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा कितना 1/3 ऑफ 2 पाई आर, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 2 पाई आर बाई 3, क्योंकि देखिए ना 120 डिग्री कितना हो जाएगा ये 2 पाई बाई 3, ठीक है। और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पढ़े तो याद कीजिए थीटा इक्वल्स कितना एल बाई आर, तो एल इक्वल ए कितना है एंगल मेड बाई द आर्क एट द सेंटर, ई क्या है आर्क लेंथ, तो एल कितना हो जाएगा आर थीटा, और ये आर और ये थीटा कितना 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3। इसमें लिमिटेशन क्या है कि थीटा शुड बी इन रेडियन, इसलिए मैं 120 डिग्री है ना, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, 120 डिग्री के रेडियन कितना 2 पाई बाई 3, ठीक है। चलिए अब और क्या निकालना है इसमें, अब आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा यही वाला ना, तो डिस्टेंस तो आपको ये वाला आ जाएगा यही ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ये निकल जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ए सी बी का जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होगा ना वही आपको हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। तो देखिए ना फिगर को मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ओ ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, यानी ए बी जो दे देगा ना वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, बोलिए ठीक है। देखिए तो यहां से वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल्स वेक्टर ओ बी बाई ट्रायंगल लॉ, बाई देखिए मैं थीटा लेकर के चल रहा हूं, जनरल थीटा लेकर के, थीटा को बैठा देंगे लास्ट में, तो बाई ट्रायंगल लॉ, बाई ट्रायंगल लॉ कितना ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स ओ बी,
और आपको ए बी निकालना है ना, देयरफॉर ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ओ बी माइनस देखिए तो यहाँ से ओ ए और ओ बी के बीच एंगल कितना है, थीटा। मैं थीटा लेकर के चल रहा हूँ, तो यदि इसको आप देखिए तो यहाँ से हाँ ओ ए ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ओ ए और ओ बी रेडियस है आपका आर, तो मैग्नीट्यूड आपका आर आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ओ ए और ओ बी के बीच एंगल थीटा। देखिए तो ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, दो वेक्टर का वेक्टर डिफरेंस है। यदि इसको आप तो कितना आ जाएगा, ओ बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ओ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ओ बी का मैग्नीट्यूड और ओ ए का मैग्नीट्यूड। याद कीजिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दो वेक्टर का डिफरेंस है ये, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का फॉर्मूला याद कीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ से कितना आ गया, ये आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कॉस थीटा। तो देखिए तो कितना आ गया, ये आपका 2r स्क्वायर और ये 2r स्क्वायर कॉस थीटा, यानी 2r स्क्वायर और ये कितना 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, यानी कितना आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ये क्या चीज आ गया, ए बी यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बोलिए, और यहाँ पर ये थीटा कितना दिया हुआ है 120, तो 120 बैठा दीजिए ना 2r और साइन 120 बाई 2 यानी 2r साइन 60, यानी 2r साइन 60 रूट 3 बाई 2 कितना आ गया, रूट 3r आ गया। ठीक है, तो चलिए अपना एक कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसका नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन इस पे है। हाँ देखिए तो एक व्हील है ये, ठीक है, और इंटर सरफेस पे ये रोल कर रहा है। तो ये देखिए एक पी एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो कहता है कि जब ये हाफ रिवोल्यूशन पूरा करेगा ना तो पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक क्वेश्चन है जो कि रोल कर रहा है, ठीक है, ऐसे व्हील है ये रोल कर रहा है। तो पी एक पॉइंट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ठीक है, पी आपका व्हील पे एक पॉइंट है जो ग्राउंड कांटेक्ट में है। तो व्हील जब आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ना तो पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा है। तो देखिए इन फिगर्स ऑन ए व्हील इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, horizontal surface. P is a point on the wheel. P is a point on the wheel in contact with the ground. ठीक है, find the displacement of the point P. Find the displacement of the point P when it completes half revolution. It completes half revolution. देखिए एक रेवोल्यूशन जब पूरा करेगा ना तो कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, जितना इसका पेरीमीटर है। फिर से बोल रहा हूँ, जब एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा,
यानी पी पॉइंट, यानी कहने का मतलब एक रिवोल्यूशन जब पूरा करेगा तो पी पॉइंट घूम करके फिर यहीं पे आ जाएगा, तो कितना डिस्टेंस आगे जाएगा व्हील 2 पाई आर। अब आधा रिवोल्यूशन में क्या होगा देख लीजिए, हाफ रिवोल्यूशन में क्या होगा कि जो पी पॉइंट आपका यहाँ पे है ना, पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी पी पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन जब पूरा करेगा तो कितना डिस्टेंस आगे जाएगा 2 पाई आर, जो इसका पेरीमीटर है। और आधा रिवोल्यूशन पूरा करेगा तो कितना आ जाएगा, आधा रिवोल्यूशन में इस लेंथ के बराबर, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर। बोलिए, तो ये पाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हाफ रिवोल्यूशन पूरा करेगा तो पी पॉइंट यहाँ जाएगा, तो तब तक व्हील बढ़ जाएगा पाई आर, और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, 2 आर ना, सॉरी। अब पहले पी आपका यहाँ था, अब पी यहाँ आ गया, यही ना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट यही आपका आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका आ गया ये कितना आ जाएगा PP1। हम निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यही निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए ना, ये वाला ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल ई स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। बोलिए, ठीक है, तो r कॉमन ले लीजिए, बाहर कर दीजिए, और ये पाई स्क्वायर प्लस 4। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए।